राजेश एक्सपोर्ट्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, ओनली राजेश एक्सपोर्ट्स, नथिंग एल्स, है ना। मार्केट में क्या 2 दिन से सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स छाया हुआ है? मार्केट में 2 दिन से राजेश एक्सपोर्ट्स छाया हुआ है। हमारे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में क्या हम 4 साल से राजेश एक्सपोर्ट्स की धुनाई कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से है ना। आपने भी पढ़ा है राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे, आपको पता नहीं आपके पास तक वो वीडियो पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था कोहर्ट का, जिसमें मैंने तो असाइनमेंट दिया था रेड फ्लैग एनालिसिस करने के लिए कि आप जाओ राजेश एक्सपोर्ट में अपनी मर्जी से रेड फ्लैग एनालिसिस कर दो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इतना मिसकंडक्ट मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं। आपने जितना पढ़ा है सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। मेरी बात समझना, मेजॉरिटी लोग सोशल, अलग अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग कंप्लेन करते हैं। जैसे कि जब मैंने जेंसॉल के ऊपर बात करी थी ना, तो लॉट ऑफ पीपल, हालांकि मार्जिनल 1% ऑफ ऑल द कमेंट्स, बट देयर वर लाइक दैट 1% कीटाणु, राइट, जो बोलते हैं कि ये तो सब होने के बाद तो कोई भी बता सकता है, ठीक है, आपको होने के पहले क्यों नहीं बताया? जब हो रहा था तब तब भी बताया था भाई। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये नंबर देखो जरा आप आपके आंखों के सामने क्या है। 15,15,385 रुपया। कितना पैसा होता है ये पता है आपको? कितना पैसा होता है? इंडिया की जीडीपी का लगभग 109 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, इंडिया की जीडीपी का लगभग 20% पैसा खा गए आप। अरे देखा क्या, सोचा भी नहीं है? आप तो करोड़ों भी हटा दो, जो बचा हुआ फिगर है उतना ही दिखा दो, वो भी नहीं अपने पास तो। मेरी बात, उसमें करोड़ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हो। मेरी बात समझ रहे हो? इंडिया का 1 साल का जो डिफेंस बजट होता है ना, उससे कई गुना बड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन लोगों के रेवेन्यूज से भी ऊंचा है क्या? इन लोगों के रेवेन्यूज से भी ज्यादा है, समझ रहे हो आप? जस्ट इमेजिन करो, क्या उसका साइज है। क्यों आपने 2G कोल स्कैम में नहीं साइज इमेजिन करवाया था? 2 लाख करोड़ का घोटाला याद है आपको, जो बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दे दी। सेबी का कहना है कि बैंगलोर की एक गोल्ड कंपनी ने पिछले 5 सालों में इतनी सेल्स गलत बताई है। उन्होंने पिछले 5 सालों में जितनी भी सेल्स रिपोर्ट करी है, उसका 99.8% रेवेन्यू का हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रूफ। कंपनी से जब पूछा कि ये रेवेन्यू कहां से आया, किसने दिया, कागज दिखाओ, है ना, कैश किधर आया, तो कंपनी के पास कोई एविडेंस नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, ऐसा होता है क्या? अपन क्या अकाउंटिंग अकाउंटिंग खेल रहे हैं क्या टैली पे बैठ के, कि मर्जी से चढ़ाए जाओ फिगर? लिस्टेड कंपनी है तो। मेरी बात समझना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इसको पकड़ा किसने? अरे सब पे आएंगे, सबकी धोती उतरेगी, तो रुक तो जा, भी ऑडिटर वॉडिटर सब आएंगे एक एक करके। एक शेयर होल्डर ने एक ईमेल डाला था 2024 में, कोई हिंडनबर्ग ने नहीं पकड़ा मेरी भाई, कोई विसल ब्लोवर नहीं आया, कोई जॉर्ज सोरोस ने फंड नहीं करा था, है ना। एक कोई चलता फिरता बंदा जिसने ये देख लिया और बोल दिया कि भाई रिसीवेबल 2 साल से कम ही नहीं हो रहे हैं यार, पेंडिंग है। मेरे को एक बात बताना, हम लोगों ने क्या डेटर एनालिसिस करा है क्या अभी तक? डेटर एनालिसिस करा है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरी बात समझना, जो इक्विटी रिसर्च वाले बंदे हैं जितने भी, आपको क्वालिटी याद आ रहा है? क्वालिटी डेयरी याद आ रहा है? क्वालिटी आइसक्रीम, क्वालिटी डेयरी, यस, नहीं नॉट आइसक्रीम, डेयरी। अगर मेरे को एक बात बताना
किसी कंपनी की सेल्स पिछले 5 साल में, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ऐसे, एक्स से 3x हुई है पिछले 5 सालों में, और उसी कंपनी के रिसीवेबल्स पिछले 5 सालों में एक्स से 7x हुए। क्या बैकग्राउंड में गाना बजेगा? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना? डेफिनेटली बजेगा। फिर हेरा फेरी भी बजेगा सर। कारण क्या हो रहा है पता है? आप क्या फर्जी सेल बुक कर रहे हो? ऐसा पहली बार में ऐसा बिलीफ आ रहा है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं कर रहे हो। तो जब वो मांगा तो इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आज अपन क्या इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्या इन सारे रेड फ्लैग्स को आप आज से 5 साल पहले भी पकड़ सकते थे क्या? अपन सब कुछ समझेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। आप एकदम बस ना शांति से सुन्नाटे में बैठो। आप समझो पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 मतलब अपने डिस्कशन का पार्ट नंबर 1 है राजेश मेहता द लेजेंड। मेरी बात समझना, पहले क्या लेजेंड राजेश मेहता को समझना पड़ेगा आपको ना। एक लेजेंडरी राजेश मेहता है, पहले उसको समझना पड़ेगा। वाई लेजेंड में बताता हूं। 1200, मात्र 1200 करोड़, नहीं नहीं सर, सिर्फ 1200 रुपए के लोन से स्टार्ट करा था काम करना, मात्र 1200 रुपए के लोन से। और वहां से क्या इसने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई। मेरी बात समझना, 1980 की बात है। आप तो आराम से सुनो बस बैठ के। गुजरात में एक जैन फैमिली का लड़का जिसको डॉक्टर बनना था, बन नहीं पाया। पिताजी का बहुत छोटा सा ज्वेलरी का बिजनेस था। एक भाई था, बड़ा भाई था बिपिन मेहता, जो बैंक में काम करता था। तो जिस ब्रांच में वो काम करता था उस ब्रांच से 1200 रुपए उधार लिए राजेश भाई ने। और राजेश भाई की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी। वो स्ट्रैटेजी थी आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब यह है कि राजकोट में एमआरपी से कम पे गोल्ड बेचो, लोगों से एडवांस पैसा लो, चेन्नई जाओ एंड वहां से और सस्ते रेट पर बाय करो। हर हफ्ते चेन्नई गया क्या आदमी 6 महीने तक? मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या कर रहे हैं? चेन्नई से ज्वेलरी खरीदी, राजकोट में बेची, बीच में क्या प्रॉफिट कमा लिया? मेरी बात समझ रहे हो? बीच में प्रॉफिट कमा लिया। गुजरात में क्या होलसेलर्स को सप्लाई करना शुरू करा क्या? गुजरात है भाई, समझ रहे हो? जिसकी चलती है उसकी ऐसी चल जाती है जबरदस्त तरीके से। मात्र 4 साल में, 1985 में यह बिजनेस शुरू हुआ था। मात्र 4 साल में अपने गराज में, घर के साइड में जो थोड़ा सा स्पेस होता है, वहां पर 10 वर्करों के साथ उसने गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी। रिफाइन कर रहे हैं गोल्ड को, इतने 10 लोगों के साथ बस। और नाम क्या दिया? राजेश एक्सपोर्ट्स। यूके, दुबई, ओमान, कतार, यूएस, यूरोप, वो 10 लोगों ने मिलकर एक्सपोर्ट करना शुरू करा उस टाइम पर। 1989 की बात है, कहां इंडिया से गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा था भाई? मेरी बात समझ रहे हो? तो गुजराती लोग हैं, इन्होंने तो अरे इंटरनेशनल मार्केट में रेट काट दिए उसने सोने में। सोचो आप, गोल्ड क्या कमोडिटाइज्ड कमोडिटी होती है? मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, तू तेरे शहर के सबसे रेप्यूटेड ज्वेलर है, उसके पास जाता है, उसको बोलता है 10 ग्राम का बिस्किट दो, वो बोलता है आपको 1,65,000 रुपए, 1,65,000।
तू पार्थ सर की दुकान पे आता है और पार्थ सर से पूछता है कि सर एक 10 ग्राम का बिस्किट कितने का है। पार्थ सर बोलते हैं 1,60,000, सॉरी 1,65,000। उसने बोला, पार्थ सर बोलते हैं 1,66,000। तू किससे लेगा? तू क्या मेरे से लेगा वो चीज? पागल हो गया है क्या? अरे गोल्ड है भाई, मेरी बात समझ। मैं बेच रहा हूं तो कोई डबल रेट में थोड़ा ना बिक जाएगा आगे जाके। कमोडिटाइज्ड चीज है वो तो। क्या जो सबसे सस्ता खरीदेगा मैं उससे लूंगा? सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर गोल्ड में किसी ने रेट काट दिया तो क्या ऑटोमेटिकली मार्केट खींच के ले जाएगा वो व्यक्ति? मेरी बात समझ ना रहे। रिस्क में सबकी सेम समझ रहा हूं, क्वालिटी ऑफ गोल्ड इज सेम अक्रॉस। मान लो सब हॉलमार्क गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। मेरी बात समझना। तो इंटरनेशनल मार्केट में घुस गए भाई इतने से। और उस टाइम की जो मैं बात कर रहा हूँ, 89 और 90s की जो बात हो रही है, अर्ली 90s की, इस टाइम पर क्या एक्सपोर्ट का एक जुनून सवार हो गया था क्या? स्पेशली 91 के बाद गुजरातियों को। आपको क्या लग रहा है गुजराती आज से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 40-40, 50-50 साल हो गए इनको इसराइल के टूर मारते मारते, इसराइल और लास वेगास के टूर मारते मारते। जो लोग गुजरात के हैं उनको पता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? नहीं, दोनों स्क्रीन शेयर्स हैं। क्योंकि डायमंड का सबसे बड़ा मार्केट इसराइल है, और तेल अवीव, और तेल अवीव के बाद लास वेगास है। तो जाते ही जाता है आदमी। यहां से शुरू हुआ बिजनेस। बैंगलोर में एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली भाई। इटली और जर्मनी से पहली बार एशिया में मशीनें उतरी। लोग देखते रह गए। ऐसा बोलते हैं चाइना से लोग देखने आए थे फैक्ट्री जब लगी थी। सोचो कि क्या फैक्ट्री लगाई है, गोल्ड कैसे निकाल रहे उस टाइम का। अब तो चाइना लीप एंड बाउंड्स में आ गए उनसे। बैंगलोर को अड्डा बनाया और एक रिटेल ब्रांड स्टार्ट करी, शुभ ज्वेलर्स करके। शुभ ज्वेलर्स पूरे कर्नाटका के अंदर फैला हुआ है। एंड भाई जुलाई 2025 को, सॉरी जुलाई 2015 को, इन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। और वो मास्टर स्ट्रोक क्या था पता है? वो मास्टर स्ट्रोक था वेलकाम्बी। इन्होंने वेलकाम्बी को $400 मिलियन में खरीदा। और वेलकाम्बी क्या दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है? सबसे बड़ी। अब ये जरा 2 मिनट समझना है ना, गोल्ड की 2 मिनट जरा पूरी वैल्यू चेन उड़ा लो आप। गोल्ड 3 प्रोसेस से होके निकलता है। एक है गोल्ड की माइनिंग। अपन उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे कि गोल्ड माइनिंग की अपनी अलग वैल्यू चेन है क्या। गोल्ड माइनिंग की पूरी वैल्यू चेन अलग है। रिफाइनिंग की वैल्यू चेन अलग है, और मैन्युफैक्चरिंग की अलग है। मैं आपको तीन का ब्रॉड लेवल पे बता रहा हूं। माइनिंग कहां होगी? अफ्रीका में माइनिंग होगी। अफ्रीका में निकलता है गोल्ड, सोना अफ्रीका से निकलता है ना। केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, यस, है ना। कर्नाटका में भी कुछ जगहों पर निकलता है। वो माइनिंग है। जब गोल्ड निकलता है तो आपको लगता है वो रीयूजेबल कंडीशन में, कि बस निकला और डाल लिया और चले गए? भाई वो तो पत्थर है। चूरा निकलता है क्या? मिट्टी निकलती है ब्राउन कलर की। यस, इट इज नॉट यूजेबल एट ऑल। आपको उस पर बहुत हेवी प्रोसेसिंग करनी है। आपको दिखेगा ही नहीं कि सोना है। वो जो आपको देखते हो ना ऐसे ऐसे करके रेत में से निकल रहे हो, तो बहुत छोटे छोटे कुछ कणमण निकल रहे, वो नहीं होती गोल्ड माइनिंग। ऐसे डल्ले निकलते हैं बड़े बड़े काले काले। और वो सब क्या शिप में भर के रिफाइनरीज में जाते हैं स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में रिफाइन होता है गोल्ड। आपने सुना है स्विट्जरलैंड का गोल्ड बहुत फेमस है, स्विस गोल्ड। तो स्विट्जरलैंड निकालता नहीं है, स्विट्जरलैंड की लैंड से गोल्ड नहीं निकलता है, स्विट्जरलैंड सिर्फ रिफाइनिंग करता है। आप देखो स्विट्जरलैंड की जो स्विट्जरलैंड की जो ज्योग्राफी है, उसको देख के लगता है इतनी इतनी नेचर फ्रेंडली ज्योग्राफी में कहीं गोल्ड निकलता होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो रिफाइनिंग करते हैं। और जब 2015 में वेलकम्बी को राजेश एक्सपोर्ट ने खरीदा, तब क्या उन्होंने ये क्लेम करा कि इस समय हमारा जो ग्रुप है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वो क्या पूरी दुनिया के 35% गोल्ड की प्रोसेसिंग कर रहा है क्या? जस्ट इमेजिन करो, एक गराज से दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोसेसर बनना।
फोर्ब्स ने उस टाइम पर मेहता के नेटवर्थ को देखते हुए क्लोज टू कुछ 2-3 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ था, उसको वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में रखा। और ये जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आपको सुन के थोड़ी हैरानी होगी, क्या ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रेवेन्यूज, फॉर्च्यून 500 मार्केट कैप के हिसाब से नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। मार्केट कैप तो बहुत छोटा सा है, 30-40 हजार 50 हजार करोड़ का मार्केट कैप है अभी इस टाइम पर, समझना। एक जीरो डेट कंपनी 2014-15 में, है ना, 21 तक आते आते अगर आप देखोगे तो 2.5-3 लाख करोड़ रुपए साल का टर्नओवर, क्या मार्केट की डार्लिंग बन गई क्या? अभी तो खत्म ही हो गई। एक पीक पे उसकी 30 हजार करोड़ की मार्केट कैप थी, जब अपने पूरे पीक पे था, तो मार्केट की डार्लिंग बन गई भाई। अब डार्लिंग डार्लिंग हो गया फिर तो काम पूरा, और क्या, आपने देख ही लिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक बात समझना, ये चीज हमेशा याद रखना, हर फ्रॉड की शुरुआत क्या एक ग्रेट और टू गुड टू बी ट्रू स्टोरी के साथ होती है क्या? एक शानदार स्टोरी के साथ कोई भी फ्रॉड होता है ना, वो ऐसे ही शुरुआत होता है। क्या इस समय तक राजेश मेहता जी आपके दिमाग में एक लेजेंड है? सिंगल जनरेशन बंदा है भाई। अरे कैसे भी करा, साम दाम दंड भेद डजेंट मैटर, तू कर सकता है क्या? तो बात कर। 1200 करोड़ रुपए से गोल्ड की रिफाइनिंग करना, अबे सोना खरीदने में हाथ कप कपाता है हिंदुस्तानी आदमी का, वो गोल्ड की रिफाइनिंग करने पे पहुंच गया 10 लोगों को बिठा के। मैंने आपको पहले भी बोला है ना, पहले शुरुआत करो उसके बाद बड़ा करो और उसके बाद सुंदर करो। अगर वो ये सोच के बैठते ना कि मेरे को तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनर बनना है डायरेक्टली, तो नहीं बनता कभी भी राजेश एक्सपोर्ट। उसने 10 लोगों को बिठा दिया कुर्सी लगा के कि बैठो और करो, राइट, मांगेंगे गोल्ड लेके आएंगे बाहर से, इंपोर्ट कर रहा है रॉ गोल्ड, सोचो आप, इंडिया में उस टाइम पर क्यों है? अच्छा, इंपोर्ट का लाइसेंस अगर कोई 1989 में इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या आपको पता है कि उसको एक्सपोर्ट क्रेडिट उसके पास होना चाहिए, तभी वो इंपोर्ट कर सकता था? ये चीज पता है आपको? आपने गुरु मूवी देखी है? गुरु मूवी देखी है? नहीं देखी है? गुरु मूवी जरूर देखिए प्लीज, ये वीकेंड पे देख लो एक बार, थोड़ी बड़ा बड़ा के देख लेना गाने वाने जब आए तब। ठीक है, पहले ऐसा होता था क्योंकि हिंदुस्तान के पास तो डॉलर होता ही नहीं था, तो आपको हम इंपोर्ट तभी करने देंगे जब आप कुछ एक्सपोर्ट करोगे। तो उस टाइम पर धीरू भाई को तो सिर्फ इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट करके बेचना था हिंदुस्तानियों को पॉलिएस्टर, उनको चूंकि एक्सपोर्ट तो करना नहीं था, तो उन्होंने क्या करा पता है? उन्होंने ऐसी लॉस मेकिंग एक्सपोर्ट कंपनीज खरीदना शुरू करी जिनके पास बहुत सारा एक्सपोर्ट करा हुआ रखा है पुराना। और एक दो बार तो जब कुछ मिला नहीं तो उन्होंने मिट्टी एक्सपोर्ट कर दी, बाहर में जाने, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया कि अगर ये मिट्टी एक्सपोर्ट करूंगा और इसको जाके वहां खाली करवा दूंगा समंदर में, तो कितना खर्चा बैठेगा अपना? तो बोले इतना बैठेगा, बोले उसके अगेंस्ट क्या इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा, तो इंपोर्ट करेंगे तो कितना प्रॉफिट बन रहा है इंडिया में जो सामान आएगा, बोले इतना बनेगा, ज्यादा है कर लो कोई दिक्कत नहीं, भेजो मिट्टी। तब बोल, कोई शेख ने खरीदी नहीं है काली मिट्टी, ये एक्चुअल कहानी है, पता है आपको? धीरू भाई अंबानी ने 4-5 टन कंटेनर भर के काली मिट्टी भेजी थी बंबई से, बंबई के पोर्ट से, नावा शेवा पोर्ट से। एंड इट इज नॉट कि कोई शेख ने ऑर्डर दिया था, लोग बोलते हैं ऐसा बस कि धीरू भाई ने तो मिट्टी भी बेच दी थी, तो इसीलिए बेची थी, राइट? तो फर्स्ट स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अब है ना, अगर आप देखोगे ना, तो इसमें और भी बहुत सारा झोल है। सबसे बड़ी चीज जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, नंबर कहीं भी एडअप नहीं कर रहे हैं। मतलब 2015 में अगर किसी कंपनी ने $400 मिलियन जैसी बड़ी रकम उस समय, थोड़ा जरा समझना, 2015 में क्या राजेश एक्सपोर्ट की लाइफ टाइम हाईएस्ट मार्केट कैप 30,000 करोड़ रही है? जीवन में सबसे ज्यादा अभी तक की मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपए रूपी टर्म्स में रही है। मैं, आप अगर आज की डॉलर टर्म्स में देखो तो ये 4,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है।
राइट? 40 million would be 4,000 crores मोटा मोटा. 1 million equals to 10 crores. Now understand, उस टाइम पर ये पैसा किधर से आया उनके पास? किसी ने नहीं बताया, और पता भी नहीं किसी को आज तक. अब तो पुरानी बात हो गई, गया आया, है ना? इसके अलावा 2022 में जून 2022 में इन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिलता है? 18,000 करोड़ का मिलता है. मेरी बात समझना. और ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? कौन देता है कॉन्ट्रैक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट देती. सर कोई गोल्ड वोल्ड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, जहां पर गोल्ड चाहिए होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इनको देती है 5.5 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट. इनके साथ 7 और बिडर्स थे. इनके साथ 7 और बिडर्स थे. 7 बिडर्स थे जो सब एनर्जी स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स में अपनी अपनी फील्ड में चैंपियन थे. उन सब को दरकिनार करते हुए गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि राजेश एक्सपोर्ट वो कंपनी है जिसको एनर्जी स्टोरेज का काम देना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव गोल्ड रिफाइनिंग में है. अब इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक है वो तो मोदी जी जाने. आपको पता है, यू विल बी शॉक टू अंडरस्टैंड दिस, जब मैं बोलूंगा आपको 2024 में जब वो शेयर होल्डर ने कंप्लेन करी थी ना इसके ऊपर, तो 7 महीने तक माधवीपुरी बुच ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया. मेरी बात समझ रहे हो आप? कोई एक्शन नहीं लिया. इतनी बड़ी. अच्छा एक चीज समझना, आप अगर राजेश एक्सपोर्ट फ्रॉड करके सर्च करते हो और गूगल रिजल्ट में 5 साल 7 साल पहले का कोई टाइम पीरियड निकालते हो कि 2018 से 2022 तक, इस बीच में जितने भी आर्टिकल जहां राजेश एक्सपोर्ट प्लस फ्रॉड सर्च हो रहा हो या स्कैम या इस तरीके रेड फ्लैग, आपको ढेरों आर्टिकल मिलेंगे. ये कोई, एक मिनट समझना, मार्केट जिस दिन राजेश एक्सपोर्ट का ऑर्डर रिलीज करा सेबी ने 3 जून को, आपको पता है उस दिन मेरा पोर्टफोलियो 4% ऊपर था, 3% ऊपर था. मैंने बोला ये कौन सा स्कैम हो रहा है भाई मार्केट में, कि मार्केट में स्कैम भी आ रहा है और पोर्टफोलियो भी ऊपर चल रहा है. क्या सब लोगों को ऑलरेडी पता था कि राजेश एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है? कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है, अरे पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है, जिसने खुद अपना पैसा कमाया है ना, वो राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनी में क्यों पैसा डालेगा इस टाइम? सिर्फ एक कंपनी है ऐसी जो डालेगी, उसके बारे में बात करेंगे. बट पहले अपन कुछ और देखते हैं, और ये आपको यहां कैनवास पे समझना जरूरी. मैं आपको स्क्रीनर भी खुलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूरा कोर है जो आपको समझना है. पहले आप है ना राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का स्ट्रक्चर समझो क्या है. एक स्ट्रक्चर है आरईएल सिंगापुर. राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड सिंगापुर. ये कंपनी का काम क्या है? ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी है क्या? इसका कुछ काम ही नहीं है ना? पीटीई, वहां पर पीटीई बोलते हैं. मतलब ये क्या करती है? ये राजेश एक्सपोर्ट में अपने शेयर्स को होल्ड करके बैठती है. तो इसने खरीदा है आरईएल इंडिया. आरईएल इंडिया की पीटी, मतलब जैसे अपने आप पीवीटी होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड, वहां पर होता है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पीटीई वैसा बोलते हैं, है ना? वैसा जैसे आईएनसी होता है यूएस में, इंक इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, सेम वैसी चीज. आरईएल इंडिया. आरईएल इंडिया क्या है? ये
NSE BSE पे लिस्टेड है, सॉरी। मेरी बात समझना। इसने क्या करा? इसने एक कंपनी खरीदी। इसने कौन सी कंपनी खरीदी? इसने कंपनी खरीदी ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज, GGR। ये क्या करती है? स्विट्जरलैंड की कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी है। और ये किसको होल्ड करती है? ये होल्ड करती है वेलकैम्बी को। राजेश एक्सपोर्ट ने डायरेक्टली वेलकैम्बी पे हाथ नहीं डाला है। वेलकैम्बी को क्या GGR के थ्रू खरीदा गया है ना? सिंपल, अरे नॉर्मल होल्डिंग स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं है, दिमाग मत लगाना इसमें कुछ। जैसे राजेश एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड सिंगापुर होल्ड करता है, वैसे वेलकैम्बी के स्टॉक ग्लोबल गोल्ड होल्ड करता है। मेरे को एक बात बता, अगर तू टाटा सन्स इंडिया लिमिटेड खरीद ले तो तू क्या लगभग टाटा की सारी कंपनी का मालिक बन जाएगा क्या? सिंपल सा लॉजिक है भाई, वही लॉजिक है बिल्कुल। अब यहां पर क्या हो रहा है ना, आप अगर देखोगे तो क्या ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट आ रहा है क्या? होल्डिंग सब्सिडरी वाला कंसेप्ट आ रहा है? जब होल्डिंग और सब्सिडरी वाला कंसेप्ट आता है तो क्या स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ट्रिगर होंगे क्या? स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ट्रिगर हो जाएंगे ना तुरंत। मैं आपको सिर्फ 3 साल के फिगर्स लिख के बताता हूं। ये कंसोलिडेटेड और ये स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड नंबर है FY23 का 3.39 लाख करोड़, 2.80 लाख करोड़ एंड 4.23 लाख करोड़। देखो कैसी बेशर्मो जैसी सेल डबल कर दी एक साल में है, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई सही में खदानें चल रही हैं। और स्टैंड अलोन कंपनी, कौन सी स्टैंड अलोन कंपनी? राजेश एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, ये वाली जो कंपनी है, सिर्फ इसका रेवेन्यू कितना आ रहा है? रेवेन्यू टॉप लाइन की बात हो रही है बाबूजी, है ना? 5.7 के करोड़, 5.4 के करोड़, 7.0 के करोड़। इसका मतलब कि कंपनी जिसको आप खरीद के बैठे हो, जरा देखो FY25 के फिगर को देखो, समझो। 4.23 लाख का जो कंसोलिडेटेड नंबर है, लेकिन इंडियन पेरेंट कंपनी का अपना खुद का बिजनेस सिर्फ 7,000 करोड़ का है। मतलब जो कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका अपना बिजनेस पूरे ग्रुप के बिजनेस के मुकाबले मात्र 1.7% है। बाकी 98% रेवेन्यू सब्सिडरी से आ रहा है। मेरी बात समझना। अब इसमें है ना, ओहो मत करो। क्या कोई क्राइम है क्या ये? क्या मैंने कोई क्राइम लगा ले हथकड़ी, आ जा। क्राइम है क्या? मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ जरा, बिजनेस एक्यूमेंट लगाओ अपना। कोई क्राइम है? मैंने क्राइम कर दिया क्या? होल्डिंग कंपनी मैंने खरीदी सब्सिडरी इसलिए थी ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं, मैं फ्री हो जाऊं। अपने को धंधा ही नहीं करना है, अपनी कंपनी धंधा कर रही है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसा होता है, कोई क्राइम नहीं है। मेरी बात समझना। लेकिन अगर आपका 98 पर, ये ध्यान से सुनना हो भैया, लेकिन अगर आपका 98% रेवेन्यू सब्सिडरी कंपनी से आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपको आपको एज अ शेयर होल्डर सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटेड फिनेंशियल्स देखना ऑप्शनल होना चाहिए? सेबी तो यही बोलता है, कंपनीज एक्ट भी यही बोलता है। आपने अगर कभी ऑडिटर की रिपोर्ट देखी होगी, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन करता है क्या, कि इनकी जो एक इंटरनेशनल सब्सिडरी है, हम उसका ऑडिट नहीं कर पाए हैं, है ना? और ना ही हमें उसकी कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट और P&L प्रोवाइड करा गया है, इसलिए हम उस पर कोई भी कमेंट, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या ये अलाउड होता है? बिल्कुल अलाउड होता है जी।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या गेम खेला है इन लोगों ने? प्लीज अंडरस्टैंड। आरईएल ने आरईएल ने अपनी सब्सिडरीज के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी वेबसाइट पे अपलोड किए ही नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। नो, इट इज नॉट न्यू रूल। इट इज नॉट न्यू रूल। ये कोई नया रूल नहीं है। मेरी बात समझना। आप देखोगे ना, जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं, लगभग उन सब के एनुअल रिपोर्ट में आपको सालों से ये चीज मिलेगी। द रीजन इज, मैं समझाता हूं आपको ऐसा क्यों है। द रीजन इज, मतलब जितना अपने को समझ में आता है, क्या ट्रैवल करना बहुत भारी पड़ जाता था। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे तो 130 180 देशों में, 70 देशों के अंदर ऑफिसेज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, 40 देशों में ऑफिसेज है। तो अय्याशी कर लेगा जाके ऑडिटर पूरी। और क्या आपको लग रहा है फिर कोई काम हो रहा है? यूरोप जा रहे हो आप रिलायंस का ऑडिट करने 15 दिन के लिए? तो मेरी बात समझ रहे हो आप? है ना। और कितना कर पाऊंगा मैं अकेले कितना कर सकता हूं? समझने इधर ध्यान से। कई बार कई बार लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि यार ये जो आपके क्लाइंट्स हैं इनकी डिटेल दो, है ना, आपने किसको माल बेचा उसकी डिटेल दो, आप हमको आपके सब्सिडरी के अकाउंट्स तो बताओ। आप सिर्फ एक बड़ा कंसोलिडेटेड नंबर दिखा रहे हो, उसके पीछे क्या है क्या नहीं है कोई विजिबिलिटी नहीं है मेरे पास। तो क्या इसको इंफॉर्मेशन असिमेट्री अपने पीक पे बोलेंगे? मेरी बात समझ रहे हो आप? सेबी ने जब पूरा कैलकुलेशन किया तो सब्सिडरीज को इन्होंने जो रेवेन्यू एट्रीब्यूट किया है ना, जो सब्सिडरीज का रेवेन्यू है, उसका 99.8% का कोई रिकंसिलेशन नहीं मिला, कोई सपोर्टिंग एविडेंस कुछ भी नहीं मिला। एंड वो नंबर था 15 लाख करोड़। एंड इसीलिए वो 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ चल निकला। मेरी बात समझना। अब सेबी ने, है ना, इसमें 4 अलग अलग बातें करी हैं। सेबी ने आपको समझाया है कि कैसे 4 अलग अलग तरीकों से इसने आपने को चूना लगाया है। नंबर 1, सर्क्यूलर ट्रेडिंग। सर्क्यूलर ट्रेड मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है अफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का, क्या इस कंपनी के साथ कोई भी सामान्य वे में कोई लेना देना होना चाहिए? जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी, अगर तू खोल के बैठे, दिमाग लगा जरा, तेरी दुनिया की, तू दुनिया का 1/3 गोल्ड प्रोसेस कर देता है भाई। कुछ, अगर दुनिया में 3 किलो गोल्ड बिक रहा है तो उसमें से 1 किलो तूने बनाया है। सर हो सकता है ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हुई पता है? FY 2022 से 2024 के बीच में इस कंपनी को सेल्स बताई कि इन्होंने इसको माल बेचा है 11,486 करोड़ का, और परचेज बताई कि हमने इनसे माल खरीदा है 11,488 करोड़ का। क्या सेल्स और परचेज एकदम बराबर है? नेग्लिजिबल डिफरेंस है? कोई रियल वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या इसके अंदर? पैसा घुमा दिया है क्या? एक हाथ से पैसा निकाला, दूसरे हाथ से वापस दे दिया। एक हाथ से गया, दूसरे हाथ से वापस आ गया। आपको एक बात बताऊं मैं, आपको एक बात बताऊं, अगर आप, सेबी ने ये हाईलाइट करा, मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने पास तो नंबर ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। अभी आपको स्क्रीनर पे लेके चलूंगा, आप खुद देखना। क्या मैंने उस टाइम भी पॉइंट आउट करा था कि कॉन कॉल ही नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन भी नहीं दे रही है, बताओ। नाउ अंडरस्टैंड। 2022 से 2024 के बीच में ये जो सेल्स और परचेज हुई है ना, ये जो सेल्स हुई है, ये राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड की टोटल सेल्स का 66% है, 2/3%। जिसको आप गोल्ड कंपनी समझ रहे हो कि वो नंबर गोल्ड की रिफाइनिंग से आ रहा है,
क्या एक्चुअल में वो नंबर उन्होंने एक दूसरे के साथ बस पासिंग द पास खेला है और कुछ भी नहीं है, पासिंग द पार्सल, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है आपको? यहां पर क्या हुआ है, राजेश एक्सपोर्ट इंडिया ने क्या करा है वो समझ में आया। कोई गोल्ड वोल्ड नहीं बेचा है भाई। एक अफ्लुएंट शेयर स्टॉक करके एक कंपनी है, उसको सेल्स बता दी कि हमने उसको इतने का माल बेचा और इससे वापस इतने का माल खरीद लिया। क्या कोई कैश लेना देना बन रहा है क्या? ये ट्रांजेक्शन के बाद कुछ भी नहीं बन रहा है ना, जीरो हो गया ना, बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा। 486 का माल बेचा, 488 का खरीदा, 2 करोड़ रुपए देना है, दे देंगे। अब एक प्रॉब्लम पता है क्या आ गई? एक प्रॉब्लम पता है क्या आ गई? सेबी जब अफ्लुएंस शेयर्स इन स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के पास गया और सेबी ने जब उसको प्यार से बिठाया और बोला कि ये क्या है, तो वो बोलता है मालिक हमको कुछ भी नहीं पता ये क्या है। तो बोले मतलब तुमको कुछ भी नहीं पता है ये क्या है मतलब? तो बोले हमने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ। तो बोले क्या बात कर रहे हो, सही में? तो बोले हम जानते भी नहीं है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड क्या है। आप पूरा ऑफिस छान के देख लो कि राजेश का आर भी निकल जाए तो मेरे को बता देना। अरे तेरी बारह की ढेर। कंप सेबी एलिगेशन लगा रही है, मैंने नहीं बोला है अभी भी। ओनस, एक मिनट समझना, ध्यान से समझना, आप एक्साइट मत हो जाना इसमें। क्या ये फाइनल वर्डिक्ट आया है क्या सेबी की तरफ से? बिल्कुल भी इंटरिम ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर मतलब क्या, चमकाने के लिए देते हैं क्या कि ये आजा, है ना? फाइनल ऑर्डर आएगा। फाइनल ऑर्डर के बाद क्या सेटलमेंट अपील होती है, जिसमें 34 करोड़ रुपए देके राकेश जी बाहर निकल के आ गए थे इनसाइडर ट्रेडिंग वाले कांड में से। सेबी का ये बोलना है कि अफ्लुएंस ने तो मना कर दिया कि ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। तो सेबी का ये ओपिनियन है कि एक्चुअली में ये राजेश मेहता के पर्सनल गोल्ड डेरिवेटिव ट्रेड्स हैं, तो उसने खुद शेयर की ट्रेडिंग करी है। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो कंपनी के बुक्स में कंपनी के ट्रांजेक्शन्स बना के दिखा दिए भाई ने। अबे गोल्ड ही खरीदना बेचना है, मैंने गोल्ड खरीदा बेचा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है? उसने क्या करा पता है, जब सेल की परचेज और शेयर करी ना, सेल की, गोल्ड की सेल्स और परचेज करी ना, तो अपने अकाउंट में करी, ट्रेड और डेरिवेटिव ट्रेडिंग करी, और बता दिया कि ये तो कंपनी का, मतलब नेट नेट में एक बात बताऊं, जितना देख के अभी तक समझ में आ रहा है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से बोगस है क्या? कोई काम नहीं कर रही कंपनी। एक बात बताऊं, अगर आप थोड़े से भी लक्षण से, लक्षण मतलब क्या होता है, थोड़े से भी ठीक ठाक तरीके से सिंसियरिटी के साथ गोल्ड रिफाइनिंग का धंधा करते, तो ये सब फालतू की चीजें करने की नौबत ही नहीं आती है आपको। यस और नो? क्या कर रहे हो ये सब, क्या हरकतें हैं? प्लीज। राजेश, सेबी ने दूसरा आरोप लगाया, एक आरोप सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग सबको समझ में आया? अरे यार मैंने तेरे को 10,000 करोड़ रुपए का माल बेचा और तेरे से 10,000 करोड़, 10,000 1 करोड़ का माल खरीद लिया, तो तेरी बुक में भी 10,000 करोड़ की सेल, मेरी बुक में भी 10,000 करोड़ की सेल। उठाओ जीडीपी को ऊपर, ऐसे उड़ जाएगी जीडीपी ऊपर, है ना? लेके चले सब, सर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इंजॉइंग लाइफ फुल साइज वेंडर लस्ट, राइट? पहले नॉर्वे फिर इटली, ऐसा? क्या बात है। चलो कोई बात नहीं। और हमको क्या ई 80 पेट्रोल पिला रहे हो, मतलब हमारी गाड़ियों को? सही बात है। किस किस का एवरेज खत्म हो चुका है गाड़ी का, सही बताना। मेरे ही हुआ है बस कि सबका हुआ है? सबका हुआ है, खत्म हो गया है क्या गाड़ी का एवरेज बिल्कुल? तेरे पास ईवी है, कोई बात नहीं ब्रो, मार ले तू भी फ्लेक्स मार ले, ठीक है। सेकंड चीज आरबीआई ने क्या बोली है? सेकंड चीज आरबीआई ने बोली है फंड की रूटिंग। सेबी ने ये फ्लैग किया
कि कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के फंड को अपने पर्सनल अकाउंट में लेके चले गए। राजेश मेहता ने 380 करोड़ रुपए, 340 करोड़ रुपए का फंड, उनके भाई सिद्धार्थ मेहता ने 21 करोड़ रुपए का फंड, और एक एल्डेस्ट करके एक कंपनी है, एलेस्ट करके, उसको 560 करोड़ रुपए का फंड, ऐसा करके 1000 करोड़ रुपए तो ये निकाल के ले गए कंपनी में से। और क्या कहीं पर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शो करा? कहीं पर भी डिस्क्लोज हुआ? नहीं हुआ। क्या कोई बोर्ड, कोई ऑडिट कमेटी से अप्रूवल हुआ? नहीं हुआ। लाला कंपनी है, चल रही है, प्योर लाला कंपनी बना के रखी। एक बात बता भाई, कोई लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसका मार्केट कैप ही साला 100 करोड़ रुपए है, तो ये छोड़, चल बोल, 100 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की लिस्टेड कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होगा, उसकी सैलरी 4 लाख रुपए हो सकती है क्या साल की? तू काम करेगा क्या 4 लाख रुपए साल की सैलरी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन लिस्टेड? कितनी बड़ी रिस्क होती है समझता? हवालात में जाता आदमी, यस और नो? कंपनी सेक्रेटरी बहुत बड़ी रिस्क बियर करता है ब्रो, इक्वल टू ऑडिटर। बहुत सारी जगहों पर साइन करना पड़ता है उनको। उनको कंप्लायंस ऑडिट करना पड़ता है क्या? कंपनी ऑडिट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ऑडिट होता है ना, एक सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है कि सारी की सारी प्रैक्टिसेस फॉलो हुई है कि नहीं हुई है। उस पे तो कंपनी सेक्रेटरी खुद साइन करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी है वो। कंपनी में अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस हुआ किसी भी मैटर में, सिर्फ कंपनीज एक्ट में नहीं, वो कंप्लायंस ऑफिसर है किसी भी मैटर में, तो सबसे पहले आप अंदर जाओगे। इतनी डेंजरस पोस्ट है। मैंने जब पहली बार बच्चों को पढ़ाया था तो लोगों ने चैलेंज करा था, सर ईसॉप दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया उसने। यूजुअली क्या होता है पता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स फुटनोट्स में कहीं होते हैं, छोटे से छुपे हुए, सबसे बोरिंग होते हैं ना। लेकिन जब एक्चुअल में एक लिस्टेड कंपनी का पैसा प्रमोटर के पर्सनल अकाउंट में जा रहा है, वो भी बिना बोर्ड के अप्रूवल के, तो क्या ये एक्चुअल में बहुत बहुत बड़ा गवर्नेंस रेड फ्लैग है? आप सीधे ही पैसा निकाल के लेके जा रहे हो यार। आपको लगता है अब ये लोअर सर्किट कहीं रुकेगा जाके? कहीं भी नहीं रुकना है भाई। सेबी ने तीसरा पॉइंट हाईलाइट करा। सेबी ने बोला रिसीवेबल्स और कीप ग्रोइंग। आपको याद है वो मेल कंप्लेन करी थी कि रिसीवेबल 2+ ईयर्स से आउटस्टैंडिंग है? मेरी बात समझना प्लीज। अब क्या होता है, एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है जो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एजिंग शेड्यूल। सुना है किसी ने एजिंग शेड्यूल के बारे में? एजिंग डेटर एजिंग शेड्यूल या रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी का रिसीवेबल 100 करोड़ रुपया है, मतलब ये 100 करोड़ रुपया वो अमाउंट है जिसका हमने माल बेच दिया है और अभी तक पैसा नहीं आया है। मैं आपको दो कंपनीज बताता हूं, ए और बी। ये 100 करोड़ अब इसमें स्प्लिट होगा, 0 to 90 days। 90 days, सॉरी, 3 month to 1 year। 1 year to 3 years। एंड मोर देन 3 years। कौन सी कंपनी में झोल लग रहा है आपको, कंपनी ए में कि कंपनी बी में? ज्यादा झोल का लग रहा है आपको कंपनी बी में? सर
क्या कंपनी बी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 65 करोड़ रुपए कभी रिकवर नहीं हो पाएगा? कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? शुभ शुभ बोलो ना। मैंने नहीं, शुभ शुभ वो शुभ वो तो सब बात की बात है, तू तो प्रैक्टिकल बात बोल। तेरी दुकान से तेरा दोस्त आया है ना, सामान लेके गया, तेरे को बोला कल तक पैसे देता हूँ या अगले हफ्ते पैसे देता हूँ। आज 3 साल हो गए उस बात को, तेरे को लगता है पैसा आएगा वापस? जो अगले हफ्ते आने वाला पैसा था, अगर अगले हफ्ते आने वाला पैसा 10 दिन बाद आ जाए तो आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद आ जाए, महीने भर 6 महीने बाद आ जाए तो भी आ जाएगा, लेकिन 3 साल बाद कैसे आएगा कोई भी पैसा? पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या बी में डूब जाएगा ये पूरा का पूरा पैसा? इसी की कंप्लेन करी थी क्या उसने? क्या जरा जाके चेक करो ना कि ये सेल्स के अगेंस्ट ये कहाँ गया पैसा। तो सेबी ने देखा तो इन्होंने क्या करा पता है? सेबी ने जब जाके देखा ना तो किताब में ये पैसा दिखा ही नहीं, पुराना जो आउटस्टैंडिंग था। इन्होंने क्या करा, यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं क्या, और यहां पर ट्रेड पेबल्स होते हैं क्या? इन्होंने एक दूसरे के साथ कट ऑफ कर दिया उसको, बिना कोई डॉक्यूमेंट के, बिना कोई प्रॉपर लीगल अरेंजमेंट के। आपको मेरी बात समझ में आ रही? जैसे आप लोग रैंडमली बैलेंस शीट टैली करने के लिए गिरा देते हो ना कि कैश बढ़ा दो बैलेंस शीट टैली हो गई, बिल्कुल सेम वो चीज करी है उसने। सेबी ने अपने 106 पेज के ऑर्डर में हाईलाइट करा है। मैं मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैंने ऑर्डर पढ़ा 1 घंटा बैठ के, तब बता रहा हूं आपको। हंसने वाली बातें हैं भाई, ऐसे ही होता है। मति भ्रम हो जाती, भ्रष्ट हो जाती है आदमी। उनको लगता है कि दोस्ती यारी काम आ जाएगी, बट उनको पता नहीं है मौसम बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं ना। तुम तो वफा की बात करते हो मेरे दोस्त, यहाँ तो दुश्मनों के भी अंदाज बदल जाते हैं। क्या बात है, सत्ता आती है तो दुश्मनों के भी अंदाज। वाह वाह वाह, सही में शायरी बन गई ब्रो। ओ माय गॉड। ठीक है। लास्ट, आखिरी जादू देखिए आप, प्रिंस 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 जादूगर प्रिंस का लास्ट मैजिक शो, फोर्थ मैजिक ऑफ द इवनिंग। फोर्थ मैजिक का नाम है द फैंटम अफ्रीकन गोल्ड माइन मैजिक। ठीक है। अभी इंदौर में है ना, अच्छा मैं मैजिक भी लिख रहा हूँ साथ में। इंदौर में है ना, रविंद्र नाट्य गृह, और पास में ही है, थोड़ा सा दूर ही है यहाँ से। वहां पर ओपी शर्मा का मैजिक शो चल रहा है ना, और उसके पहले जादूगर प्रिंस का मैजिक शो चल रहा था। अभी समर वेकेशन है तो यही सब चल रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल ऐसे ही मैजिक करा है। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड ने दिखाया उनकी बैलेंस शीट में कि हमारे पास अफ्रीका में एक गोल्ड की माइन है जो हमने 1035 करोड़ रुपए में खरीदी है ना, और वो हमारी एसेट है भाई, माइनिंग है। सेबी ने बोला बिल्कुल है, शाबाश, बहुत बढ़िया, लाओ दिखाओ कागज कहाँ है ना, और विजिट करा दो एक सेबी के ऑफिसर को फिर गोल्ड माइन पे ले जाके। कागज नहीं दिखाऊंगा, मेरी बात समझ रहे हो? आप साहिब से बात कर लो, आप कागज देखना तो कागज वागज कुछ भी नहीं है, ज्यादा 3-5 कर रहा है क्या? क्यों फिर एक, समझ रहा है? मेरी बात समझना भाई, गोल्ड माइन है ही नहीं, अरे असेट की रॉन्ग रिपोर्टिंग करी है, इससे और क्या चाहिए प्रूफ अब तुमको? मतलब और क्या, समझ रहे हो आप? सर ऐसे तो मेरे पास भी चांद पे 60 बीघा जमीन है। बोला हाँ भाई होगी, जमींदार लोग हैं सब आजकल, कोई जमींदारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई, कोई बोगस है। ये 1000 करोड़ किधर गया पता नहीं, भेज दिया ना तूने किसी को, पैसा दिया 1000 करोड़ रुपए बैलेंस शीट से गायब हुआ, तब असेट आई है ना, और असेट है ही नहीं तो कहाँ गई असेट? गायब हो गई, चोरी हो गई, या पूरी की पूरी लैंड माइन ऐसा? ओह, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको लगता है ये इस ऐसे छिछोरेपंती, इस तरह की चिंदी चोरी अगर चलती रहेगी देश में तो अपन कोई विश्व गुरु या कोई 10-20-50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को बनने के चक्कर में, है ना, वो फोड़ रहे हैं भाई ताइवान और साउथ कोरिया वाले, चिप पे चिप बनाए जा रहे हैं, वो छोटी छोटी चिप बना रहे हैं,
मकड़ी के साइज की, समझ रहे हो? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और उनके बच्चे भी। मैं आपको जस्ट अ मिनट, मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने बच्चे के लिए क्या किताब खरीदी वो मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड देखना। एंड हिज बेबी इज जस्ट 3 years old भाई, just 3 years old. He bought an entire set. The first name is Generative AI for Babies. The second book is Quantum Entanglement for Babies. The third book is Electromagnetism for Babies. ये 3 to 5 years के बेबीज के लिए रिकमेंड करी है. Rocket Science for Babies. Generative Relativity for Babies. General Relativity for Babies. Newtonian Physics for Babies. Quantum Physics for Babies. Machine Learning for Babies. डेटा प्रोसेसिंग फॉर बेबीज. ये वो चाइना गया था, चाइना से लेके आया है. बोले चाइना के बुक शॉप में नॉर्मली रखी हुई थी किताबें. मैं तो सोच भी नहीं सकता इंडिया में कोई ऐसा खरीदेगा और पढ़ा देगा. इट इज अननेसेसरी प्रेशर फॉर किड्स, नो, आई डोंट थिंक सो. मैंने वो किताब देखी है, बहुत सिंपल. एक 3 साल के बच्चे को आपको समझाना है, वो चैट जीपीटी से बनाई हुई स्टोरी है, बहुत छोटी सी. एक फ्रूट का शॉप है, क्या होता है बस वो एक टर्म जो है ना, एक डेफिनेशन को समझाना है बस, दैट्स इट, कि मशीन लर्निंग क्या होती है ना. तो उसने कैट और डॉग की इमेजेस के हिसाब से समझाया है. अब वो आप कुछ भी समझ लो, गाँव गाँव की प्रिपरेशन है, कुछ भी है, वॉट एवर इट इज. और हम क्या कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हो ना. हमारा भी तो देखो, फिर उनका देख रहे हो तो अननेसेसरी प्रेशर. आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस, नोबडी इज आस्किंग, बट आई एम सेइंग कि हम जिस रास्ते पर हैं, हमने जिन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है, आप समझ नहीं रहे हैं. अगर गवर्नमेंट्स ऐसे चीज़ों पे एक्शन नहीं लेगी तो क्या ये आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी ना, कि ये सब तो होता है, करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, करो. मेरी बात समझना. हाँ, इट रिक्वायर्स एन ओवरऑल होलिस्टिक ओपिनियन. अब देखना जरा यहां पर है ना, आखिरी शो देखो आप, आखिरी शो जिसमें वो लड़की उड़ जाती है ना बिल्कुल ऊपर ऐसी हवा में, और ऑडियंस के ऊपर घूम के आती है पूरी वापस, और फिर वो नीचे उतारता है ऐसे करके, पूरी देखना. कंपनी क्या कह रही है वो भी तो समझो. अपन एक साइड छोड़ना. कंपनी क्या बोल रही है पता है? कंपनी बोल रही है कि वो सेबी ने है ना वेल कैम्बी के एबिडा को गलती से रेवेन्यू समझ लिया है. ये कंपनी का, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, मैं राजेश मेहता एक्सपोर्ट को एक कोट कर रहा हूं. वो बोल रहे हैं कि सेबी ने, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, रेवेन्यूज आर ट्रू एंड जेन्युइन, देयर इज नो फ्रॉड एंड स्कैम, वी हैव ऑल द फाइलिंग्स अवेलेबल. दैट इज द फर्स्ट लाइन दे हैव सेड. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, आपने ये बोला कि सेबी ने वेलकैम्बी के एबिडा को रेवेन्यू समझ लिया, और इस कंफ्यूजन में 97% का गैप दिख रहा है. मतलब वो बोल रहे हैं सेबी को कैलकुलेशन ही नहीं करना है कि हमारी सेल्स कैसे कैलकुलेट हो रही है. और उनका ये भी बोलना है कि ये तो बस इंटरिम ऑर्डर है, कोई कंक्लूसिव एडवर्स फाइंडिंग तो है नहीं, और ये कम्युनिकेशन गैप है बस हमारे और सेबी के बीच में, हम इसको जल्दी खत्म कर देंगे. और बोला कि ये तो सोशल मीडिया के ऊपर पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा. मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरे को 2 मिनट के लिए अंदर घुसने दो तो, है ना, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता देता हूं जो क्लियर कट इसके अंदर श्रापित बन रही है, एकदम बड़ी प्रॉब्लम बन रही है. रेवेन्यू की क्वालिटी का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है क्या, इसलिए मैंने, आप देखना जब भी मैंने फोकस करा रेवेन्यू एनालिसिस पे, आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन द ग्रोथ की. जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है, वो रेवेन्यू की ग्रोथ कहां से आ रही है, कहीं एक सिंगल कस्टमर से तो नहीं आ रही है, मल्टीपल कस्टमर से आ रही है, डाइवर्सिफाइड है नहीं है. प्लीज, कंसोलिडेटेड नंबर्स
अगर ज्यादा जा रहे हैं एज कंपेयर टू स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन 1 है, कंसोलिडेटेड होने के बाद 3.5 हो रहा है, तो क्या आप उस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर पाओगे? वो एक ब्लैक बॉक्स है भाई। वेलकम भी स्विट्जरलैंड में, समझ रहा है? सर मैं जाऊंगा स्विट्जरलैंड, कब जाएगा? सर हनीमून पे जाऊंगा, बहुत सालों बाद, अभी नहीं, तब जाके देखाऊंगा वेलकम भी कैसी है। ब्लैक बॉक्स है ब्रो, तू क्या करेगा फिर? काय को पैसा लगा रहा है? जब जाके देख के आएगा तब देखना। बोले सर उसी ट्रिप की प्लानिंग के लिए तो राजेश एक्सपोर्ट में पैसा लगाया था। तो मेरा बेटा अब तो स्विट्जरलैंड छोड़ो, अब तो नैनीताल ही जाना पड़ेगा बस में बैठ के, है ना? वहीं समझ लेना आप, जो भी करना है, ठीक है? घूम फिर आना वहाँ बोट में, पेडल वाली बोट में। हाँ पेडल वाली अफोर्ड कर पाओगे अब तो, फिर वहाँ मोटर बोट कहाँ अफोर्ड कर पाओगे? राजेश मेहता के शेयर होल्डर हो तो आप, समझ रहे हो आप? अब सर आप रोस्ट कर रहे हो, आप सबसे गलतियां होती है, बिल्कुल होती है, गलतियां नहीं है। कोई किसी का इन्वेस्टमेंट है क्या इस टाइम पर राजेश एक्सपोर्ट में? कोई थोड़ा मोड़ा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है भी तो कोई, सबके रहते हैं। मेरा रिचा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, कभी जाके देखना रिचा इंडस्ट्रीज का स्टॉक क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। जब सेल्स और परचेज एकदम बराबर होने लग जाए ना, तो आपको डाउट होना चाहिए। रिसीवेबल्स की एजिंग जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तब आपको डाउट होना चाहिए। पहले था 20% में आउट कर दिया, क्या 20% प्रॉफिट में कि लॉस में? लॉस में। नहीं सौम्य, आई विल नॉट सी दैट मैसेज। लॉस में करा, वेरी गुड, ये तेरे जीवन का सबसे अच्छा ट्रेड है जो तूने करा है। मजाक नहीं करो, जो तूने लॉस बुक करा ना 20%, वो तेरी लाइफ का सबसे शानदार लॉस बुक करा है तूने। ऐसा लॉस बुक करना चाहिए। 20% पे रुक गए, मैं मजा मतलब सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूं, मैं वाकई में बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। सेल्स टू परचेज मतलब सेल्स और परचेज बराबर हो गई ना। अभी दिखाया था ना आपको कि सेल्स और परचेज बराबर चल रही थी, जितने की सेल्स है उतने की परचेज है, तब रुकना चाहिए। हाँ मैंने 280 रुपए में ले रखा था रिचा इंडस्ट्रीज, 170 और 280 रुपए के भाव पर, अभी 1 रुपए 65 पैसा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ढूंढो। हार्ड टू वेरीफाई असेट्स होती है ना, हार्ड टू वेरीफाइड असेट मतलब फॉरेन माइन, फॉरेन रिफाइनरी, वहां पर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होना चाहिए। आपके यहाँ पे से शेडी बात नहीं कर सकते। कोई बोलता है सर हम कैसे समझे ये सब? मैंने आपको लाइव बताया ये चीज तो, राजेश एक्सपोर्ट के केस में। आप, मैं एक बात बताऊं, आप मैनेजमेंट एनालिसिस लेवल पे उस कंपनी को बाहर कर देते हैं, राजेश एक्सपोर्ट। अगर आप ये सोचते ना कि चलो मेरा तो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, अपन तो अपने हिसाब से करते जाते हैं। कंपनी, सिंपल सी बात है भाई, देख, क्या हम बेचारे हैं क्या अगर हम इन्वेस्टर हैं तो? हम क्या बेचारे हैं अगर हम इन्वेस्टर हैं? हम क्या कमजोर हैं अगर हम इन्वेस्टर हैं तो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ऐसी कंपनियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो जब खरीदना होती है तो? आकर्षण होता है भाई, अट्रैक्शन होता है। अरे तेरे को दूसरी 4,500 कंपनीज नहीं दिख रही राजेश एक्सपोर्ट के अलावा क्या इन्वेस्ट करने के लिए? घुसे जा रहे सब राजेश एक्सपोर्ट में। सर क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं कर सकते? अरे मत कर, ले जा। मेरी बात समझो आप यार, मैं दिखाता हूं आपको, लेट्स जस्ट गो एंड चेक। अभी इसमें तो बहुत सारे लोगों को जवाब देने हैं भाई। मेरी बात समझ रहे हो? इतनी आसानी से जाने वाली चीज थोड़ी ना है। ये सिर्फ इस चक्कर में, ये जीरो डेट के कारण, क्या ये बहुत सारे स्क्रीनर्स में स्क्रीन हो जाती थी क्या ये कंपनी? क्या ये बहुत सारे स्क्रीनर में स्क्रीन, अभी दिख रहा है आपको एकदम क्लियर है? ओबीएस तो नहीं दिख रहा है अभी, है ना? कई सारे स्क्रीनर्स में आ जाती थी। आप देखना बहुत बहुत सारे स्क्रीनर्स में आती थी। तो आप थोड़ा सा जाके देखो, प्रमोटर होल्डिंग 54% समझ में आता है। यहां पर बड़ा एग्जिट हुआ भाई। ये बाइंग बोलोगे, इसको एग्जिट बोलोगे, ये क्या हुआ ये? इस लेवल पे ये एग्जिट हुआ पूरा। और ये किसने खरीदा? खरीदा किसने? कौन घुसा इसमें? सर वो तो नीचे देख के पता चलेगा, तो आजा नीचे। पब्लिक तो उतर गई, पब्लिक तो उतरी ना नीचे इसमें। कौन बड़ा
DII बड़ा सर, ओ हो, कौन है भाई ये DII? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ। मेरे को एक बात बताओ, गोल्ड है, ठीक है, पुरानी कोई पार्टनरशिप रही होगी किसी की, समझ रहे हो आप, कोई बहुत पुरानी पार्टनरशिप, अब उनको एग्जिट करना है, तो बेचे किसको माल? जनता कब तक चूना, जनता को कब तक चूना लगाओगे? जनता को कहीं और चूना लगा देंगे, यहां मत लगाओ। तो इनडायरेक्टली चूना लगाओ। LIC के पास कोई जवाब है इस चीज का? कोई जवाब नहीं है। आप LIC से जवाब मांगने जाओगे ना, तो LIC पता है क्या बोलेगा आपको? LIC आपको बोलेगा, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली LIC आपको क्या बोलेगा। LIC आपको बोलेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है इस कंपनी में, 10%। कंपनी की मार्केट कैप क्या है? 2800 करोड़ रुपए। अभी छोड़ दो, लाइफ टाइम हाई पे क्या मार्केट कैप थी? 30,000 करोड़ रुपए। आप तो ये समझ लो कि हम LIC ने इस कंपनी के 10% शेयर उसके टॉप मार्केट कैप पे खरीदे, मतलब 3,000 करोड़ पे खरीदा। 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है LIC का राजेश एक्सपोर्ट में, वैसा मान लेता हूं 1 मिनट। LIC की मार्केट कैप क्या है? 5 लाख करोड़। आपको लगता है 3,000 करोड़ रुपए के क्वेश्चन के लिए वो आपको बिठाएगा भी पास में? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो आप? 1 साल का प्रॉफिट है 50,000 करोड़ रुपए LIC। 2-3 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की कहाँ बात कर रहे हो आप यार? क्या बात कर रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं है। बट क्या अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा लग गया और किसी को पता भी नहीं चला? ये होता है ना मैजिक, यही जादू है। यस और नो? पैसा आपका लगा, आपको पता भी नहीं चला। देखो, आप कोई विक्टिम ही नहीं है इस पूरे के पूरे स्कैम में। हु इज द विक्टिम? कौन है विक्टिम, बताओ आप। कोई विक्टिम है? कोई स्कैम हुआ भी है? कोई स्कैम हुआ है क्या? कहाँ हुआ है? किसने करा है? कौन पीड़ित, कौन है? नोबडी इज द विक्टिम। क्या स्टॉक मार्केट गिरा? नहीं गिरा। क्या स्टॉक गिरा ऐसा? क्या स्टॉक का पहले ऊपर कोई लोगों ने चढ़ा के रखा था कि एक दिन में 1,000 रुपए से 800 रुपए नीचे आ गया? स्टॉक की तो ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है, आज से थोड़ी ना बजी है। मैक्सिमम चार्ट जाके देख, अक्टूबर 2024 से ही बजी पड़ी है, 1.5-2 साल से। अच्छा, ये तो सॉरी, माय बैंड, मैं वो सोचूं इतना छोटा चार्ट कैसे दिख रहा है। हाँ जी। तो हम तो यहीं से निपटे हुए हैं भाई, पूरे 2016 ये हाई तोड़ ही नहीं पाए अपन। प्लीज, उन्होंने पब्लिक से पैसा नहीं लिया तो 15 लाख करोड़ का स्कैम कैसे? आप थोड़ा स्कैम से आगे बढ़ के सोचो इस चीज को बॉस। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट तेरे को पता तो होना चाहिए ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी कंपनी से क्या बहुत दूर रहा जाता है बेटा, हमेशा। अभी फ्रॉड नहीं हुआ, एलिगेशंस, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी भी क्या ओनर्स ऑफ प्रूफ सेबी के ऊपर है, ये प्रूफ करना कि इन्होंने गलत करा है। वो सेबी एविडेंस करेगी। सर, स्कैम एकदम सही टाइम पर कैसे एक्सपोज हुआ? ये तो टाइमिंग है यार, ये तो सरकार की चीज है। मैंने तो अभी आपको रिव्यू ही दिया है पूरा, ऑनेस्टली। मेरी बात समझ रहे हो? जितना सेबी के ऑर्डर में था मैंने उसको खींच तान के निकाल के कोशिश करी आपको आसानी से समझाने की, एकदम सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, ये एक छोटा सा अपना एक स्पेशल सेशन था इस चीज को लेके। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, बाय।